उतना ही नहीं, हाँ आदिवासियों की जमीन लोग जो है सो हड़प नहीं ले जी दबाव से, यानी ताकत से जी या लालच से। जी उसके लिए यहाँ 2 कानून आए थे, जी छोटनागपुर टेनेंसी एक्ट जी और संथाल परगना टेनेंसी जी एक्ट। और वह इस काम को मुश्किल बनाता था, लेकिन उसके भी चोर दरवाजे निकाले गए जी और प्रशासन ने ही उसका रास्ता दिखलाया। जी पहले खदान जो थे जी उनकी लूट हुई, उनका दोहन हुआ, जी फिर जंगलों का दोहन और लूट हुई। जी उसके बाद जो है सो अब जो नज़र सीधे सीधे आ गई है वो नज़र आ गई है ज़मीन पे और जल। ये तो जल, जंगल, ज़मीन, विस्थापन और पुनर्वास, ये 5 मुद्दे हैं। और जो बुनियादियों मैंने पहले बात की, इस 5 को लेकर करके आपको प्रतिरोध आंदोलन झारखंड में बहुत ज़्यादा है जी लेकिन वो एकजुट नहीं है, बिखरा हुआ है। वो हमारे देश का एक जो सांस्कृतिक संगठन अपने को कहता है, जी जी लेकिन है बहुत पॉलिटिकल। नहीं, उसने कहा कि साहब जो है सो ये तो जो आदिवासी हैं जी ये तो जो है सो बनवासी हैं। बनवासी तो बात की बात आई, ये है कि जो हिंदू जो समाज है उसके दायरे में नहीं आते हैं, तो हिंदू एकता के राह में ये बाधा है। देश में जो बड़े बड़े महकमा को चला रहे हैं वो क्यों इतना अनसाइंटिफिक सोचों को बढ़ावा दे रहे हैं? वो इसलिए इन अनसाइंटिफिक सोच को बढ़ावा दे रहे हैं कि वो बाजार के सिर्फ पक्षधर नहीं हैं, बाजार के प्रमोटर भी हैं और उसमें उनकी एक तरह से हिस्सेदारी भी है। और ये पूरा जो है सो कार्यक्रम जो है सो बाजार प्रायोजित है। दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और इस वक्त मैं लोहरदगा, जो कि झारखंड स्टेट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़िला है जहाँ पे बॉक्साइट की माइनिंग यहाँ पे होती है, यहीं पे फर्स्ट झारखंड फिल्म फेस्टिवल जो है उसको यहाँ पे चलाया जा रहा है और आज उसका 3रा दिन है, जिसमें झारखंड और झारखंड के बाहर के बहुत सारे फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स यहाँ पे आए, सोशल एक्टिविस्ट आए और उन्होंने फिल्म को देखा भी, अपनी बात भी रखी। तो काफ़ी अच्छा और लर्निंग एक्सपीरियंस हम लोगों के लिए भी रहा, जो झारखंड के बारे में बहुत कुछ सीखना चाह रहे हैं। इस बीच हमारे साथ अली इमाम खान साहब हैं, जो कि झारखंड को तब से जानते हैं जब झारखंड रियासत वजूद में नहीं आई थी। यानी इन्होंने अपनी पढ़ाई और ये बहुत सारे कॉलेजेस में मैथमेटिक्स के टीचर रह चुके हैं और इन्होंने कुछ साल पहले धनबाद के एक कॉलेज से, वहाँ से इन्होंने रिटायरमेंट हासिल की और ये बहुत सारे कॉलेजेस में प्रिंसिपल भी रहे हैं और यहाँ के जो जन आंदोलन है, खासकर जो वामपंथी जन आंदोलन है, उसके साथ भी जुड़े हुए हैं। तो हम फिल्म के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे और झारखंड सोसाइटीज़ के बारे में बात करेंगे। सर, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये फिल्म देख के तो हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आप लोगों ने इस तरह के फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने का ख्याल आप लोगों के दिमाग में कैसे आया? देखिए, ये ख्याल इस तरह से आया कि साइंस फॉर सोसाइटी झारखंड जो है वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने वैज्ञानिक चेतना और वैज्ञानिक व्यवहार के प्रचार प्रसार के लिए बहुत दिनों से काम कर रही है। ये 80 के दशक से ये काम हो रहा है। अच्छा, तो आप लोग 1980 से एक्टिव हैं? हाँ, इसी से हैं जी। इस फ्रंट पे हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद एक फेज आया, शुरू में तो हम लोग जो है सो साक्षरता और इन सारे सवालों पर बात कर रहे थे काम। उसमें स्वास्थ्य का भी मामला था, पर्यावरण का भी मामला था। लेकिन 1993 से जो है सो नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस की शुरुआत होती है और ये काम जो हुआ वह भारत सरकार के विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ और झारखंड में इसके करने का जिम्मा जो है सो साइंस फॉर सोसाइटी झारखंड को दिया गया और तब से हम लोग लगातार करते रहे और ये हम लोग करते रहे आपको 2019 तक। और उसके बाद 20 में जो है सो महामारी शुरू हुई, लॉकडाउन हुआ, अनलॉक हुए, यानी कई फेजेस से गुजरे और
एक तरह से जो है सो हम लोगों ने देखा कि जो है सो कि बड़ा संकट हो रहा है जन संवाद को चलाने में। जी अब मिलकर लोगों से हम जन संवाद करने की हालत में नहीं हैं, जी क्योंकि जीवन पहले है, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। तो अपना जीवन भी है और औरों का जीवन भी है, किसी को हम जो है सो खतरे में डालना नहीं चाहते थे। लेकिन जो एग्जिस्टेंशियल जो क्राइसिस है, वो डिस्ट्रेस है, वो बढ़ रहा था और ऐसे में संवाद बहुत ज़रूरी था। तो हम लोगों ने ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किए और जन संवाद उसको नाम दिया। तो जन संवाद का कार्यक्रम हम हफ्ते में 2 दिन चलाते थे, हर शनिवार को और रविवार को शाम में 5 बजे 6 बजे से करते थे। 2 घंटा 2.5 घंटे का वो कार्यक्रम होता था और उसमें हम कई तरह के काम कर रहे थे। हम वेबिनार कर रहे थे, हम उसमें लेक्चर कर रहे थे, हम विशेषज्ञों की महामारी के बारे में राय से इंटरेक्ट करा रहे थे लोगों को। हम उसमें फेसबुक लाइव के माध्यम से भी बातों को लोगों तक ले जा रहे थे। तो ये लगा कि ये ठीक है, ये हम काम कर रहे हैं, एक्सेस भी बढ़ा है और इसके माध्यम से झारखंड के बाहर कई, जैसे हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश हुआ, उसके बाद छत्तीसगढ़ हुआ, इन स्टेट के में जो काम विज्ञान आंदोलन के क्षेत्र में कर रहे थे उनके साथ में हम लोग का जुड़ा हुआ और वो हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े और आपसी बातचीत के साथ उसको और हुआ कि इसको और समृद्ध किया जाए। तो इस सिलसिले में हम लोगों ने फिर अपना एक वेबसाइट लॉन्च किया और उसको नाम दिया वैज्ञानिक दृष्टिकोण वेब पोर्टल। और उस पर हम लोगों ने फिर साइंस राइटिंग के काम पे वो उसके जो सामग्रियाँ थी और लिख करके भी लेख वगैरह उस पर अपलोड करने लगे और ये जो प्रोग्राम हो रहे थे इनका भी हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन उस पर वेबसाइट पर उसको सबको अपलोड करना शुरू किया। इसी बीच में आया कि हमने कई तरह के माध्यमों का इस्तेमाल किया है, प्रिंट का किया है, इलेक्ट्रॉनिक का माध्यम का भी इस्तेमाल हम लोगों ने किया है, सोशल मीडिया का भी हमने इस्तेमाल किया है और उसके साथ साथ जो है सो हम लोगों ने वो जिसको कहते हैं नाटक वगैरह के माध्यम से भी लोगों से तो जो लोग फिल्म में इंटरेस्टेड हैं, खासकर जो यंग लोग हैं और जिनकी जो सोच है वो प्रोग्रेसिव है, तो ऐसे लोग अगर आपसे जुड़े तो आप उनको प्लेटफॉर्म देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी में ख्याल आया कि एक बहुत पावरफुल मीडिया है वो फिल्म का है जी और उसकी पहुंच ज़्यादा है और उसके माध्यम से जो संवाद होता है वो ज़्यादा प्रभावी होता है, इफेक्टिव होता है कि वो सिर्फ सुनते नहीं हैं, देखते भी हैं और उसमें जो कुछ वो हाव भाव जो आ रहा है, जो उसके पात्र हैं, तो वो सबको जब देखते हैं तो उनसे वो सीधे जुड़ते हैं, तो उसका असर ज़्यादा होता है नहीं। एक भाषण जो काम बहुत लिमिटेड वे में करता है उसका कई गुना ज़्यादा वो काम फिल्म करती है। तो इसीलिए हमने सोचा कि साहब हमको जो है सो विज्ञान फिल्म महोत्सव हम करेंगे, सिर्फ फिल्म महोत्सव नहीं, हमारा फोकस था विज्ञान फिल्म महोत्सव। तब हुआ कि विज्ञान फिल्म महोत्सव में क्या करेंगे, तो हमने कहा कि हम लोग विज्ञान फिल्म महोत्सव के माध्यम से भी हम जो है सो वैज्ञानिक चेतना और दृष्टिकोण को बढ़ाने के काम को ही आगे ले जाएंगे। और इसके लिए हम लोगों ने ये किया कि आज़ादी का जब 75वां वर्ष शुरू हुआ तो हम लोग ने सोचा कि हमारे संगठन को भी तो करना चाहिए, ये एक खास मौका है कि देश की आज़ादी के 75 वर्ष हो रहे हैं और लगभग वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो काम भी देश में शुरू होता है उसी के आसपास शुरू होता था, उसके भी लगभग 70-72 वर्ष होते जा रहे हैं। तो एक तरह से हम उसकी समीक्षा भी करेंगे और आगे की योजना भी बनाएंगे और लोगों तक पहुंचेंगे भी। तो इसके लिए हम लोगों ने कहा कि हम लोग जो है सो विज्ञान फिल्म महोत्सव करें। अच्छा, आप साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है, साइंटिफिक सोच है, उसको फरोग देने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश में ऐसा माहौल चल रहा है कि कोरोना बीमारी से लड़ना है तो आप गोबर लगा लो, मट्टी लगा लो, थाली बजा लो। तो देश के जो बड़े बड़े जो नेता लोग हैं वो बहुत ही अनसाइंटिफिक बातें कर रहे हैं, तो आप उनका कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, एकदम सही आप कह रहे हैं कि जब कोरोना का दौर शुरू हुआ, ये वायरस क्या है, कैसे काम करता है, कैसे मल्टीप्लाई करता है, कैसे प्रभावित करता है, उसके प्रभाव क्या होते हैं, उसका उपचार क्या हो सकता है, प्रिकॉशन क्या हो सकता है, ये सब
के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारियाँ थी। जी तो और इसमें आप जानते हैं कि उस तरह के जो विचार हैं जो अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, उनका एक बहुत बड़ा बाजार भी है। जी तो पूरी बाजार की शक्ति उनके पीछे थी। जी शासक वर्ग का एक बड़ा हिस्सा उसके पीछे था जी और हमारा मीडिया भी था। जी तो शुरुआती दौर में लोग उसकी तरफ गए, जी इसे इनकार नहीं किया जाता है। जी लेकिन आपने देखा कि जब डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर ये काम होने लगे, जैसे हम झारखंड में हम कर रहे थे और भी कर रहे थे, दूसरे स्टेट में काम भी हो रहा था, उसका असर ये हुआ कि जो एडवाइजरी जारी हो रही थी कि आपको जो है सो सुरक्षित दूरी, वैसे सामाजिक दूरी कहा गया, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मैं सामाजिक दूरी के विरोध में हूँ, एकजुटता के पक्ष में हूँ। तो मैंने अपने जितने लेक्चर हुए, जितने मैंने लोगों से संवाद किया, सब में मैंने उसको सुरक्षित दूरी कहा। अब वो हुआ कि लगभग 6 फीट के दूरी होनी चाहिए। फिर प्रिकॉशन में हुआ कि साहब हाइजीनिक वातावरण में रहिए जहाँ रहते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो देश में जो बड़े बड़े कुर्सी पे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े महकमा को चला रहे हैं, वो क्यों इतना अनसाइंटिफिक सोचों को बढ़ावा दे रहे हैं? वो इसलिए इन अनसाइंटिफिक सोच को बढ़ावा दे रहे हैं कि वो बाजार के सिर्फ पक्षधर नहीं हैं, बाजार के प्रमोटर भी हैं और उसमें उनकी एक तरह से हिस्सेदारी भी है। और ये पूरा जो है सो कार्यक्रम जो है सो बाजार प्रायोजित है। तो वो उनके साथ खड़े हैं, तो उसके विरोध में तो नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए जो है सो कभी अपने और कभी अपनी चीज़ों से इन चीज़ों को लोगों के बीच में ले जाना चाहते हैं। लेकिन एक जो यहाँ की एकेडमिक कम्युनिटी थी, टीचर्स थे, साइंटिस्ट थे, वो भी इतने बड़े पैमाने पर आए हैं कि उन्होंने क्या सच्चाइयाँ हैं उनको सामने लाया और लोग उस तरह से फिर व्यवहार करने लगे, मास्क का इस्तेमाल करने लगे, हाथों को जो है सो साबुन से धोने लगे, बार बार धोने लगे, दूरी बना के रहने लगे, ज़रूरी नहीं है तो निकलते नहीं थे। या फिर जो कुछ बताया गया कि साहब जो है सो जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को डेवलप कर सकती हैं, वो आपके घर में भी चीज़ें हैं, आप उनका इस्तेमाल कीजिए। अच्छा सर, आप लोगों ने जो फिल्म दिखाई उसमें बहुत सारी फिल्में जो थी या डॉक्यूमेंट्रीज जो थी वो आदिवासी जिंदगी के आसपास थी। और जो मैंने देखा और जो मैंने पाया या जो मेरा मुताला है वो ये कहता है कि आदिवासी लोगों के जो जल और जंगल और ज़मीन जो हैं, उनकी ज़िंदगी जो है, उस पे जो हमला है वो रुक नहीं रहा है। वो अंग्रेज़ों के ज़माने से जो हमला तेज़ हुआ वो और उसमें गति आती गई, वो कभी वो शोषण का जो तंत्र है वो कभी थमा और रुका नहीं। तो इसके बारे में आपने झारखंड में भी इतना वक्त गुजारा है और आपने बहुत सारे आंदोलनों को देखा है, उसमें शरीक हुए हैं, तो इस बारे में कुछ कहेंगे कि ये जो दमन है, अत्याचार है, इसको कैसे रोका जाए? देखिए, ऐसा है कि जो आप बात कर रहे हैं कि ये हमले बहुत दिनों से हो रहे हैं और आज भी जारी हैं, किसी न किसी रूप में जारी हैं। और आप इसलिए देखेंगे कि यहाँ का जो साहित्य है, कविताएं हैं, कहानियाँ हैं या उपन्यास जो हैं, इन चीज़ों को एड्रेस करती हैं। एक तरह से साहित्य के क्षेत्र में भी इस पे काम हो रहा है। दूसरी चीज़ ये हमने महसूस किया, मैं तो यहाँ रह रहा हूँ, 65 से रह रहा हूँ, 1965 से, तो मैंने महसूस किया कि 90 को अगर हम एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर लेते हैं, एक नए तरह की व्यवस्था के आने का, जिसको वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण, बहुत कुछ नाम दिए गए। उसमें पहले था कि पहले खदान जो थे उनकी लूट हुई, उनका दोहन हुआ, फिर जंगलों का दोहन और लूट हुई। उसके बाद जो है सो अब जो नज़र सीधे सीधे आ गई है वो नजर आ गई है जमीन पे और जल पे। जी, ड्रोन से भी कुछ हो रहा है, सर्वे हो रहा है जी। और कागज दिखाने के नाम पे जो आदिवासी लोगों की जमीन को हड़पने की पूरी कोशिश हो रही है जी। उतना ही नहीं, आदिवासियों की जमीन लोग जो है सो हड़प नहीं ले, दबाव से यानी ताकत से या लालच से। उसके लिए यहाँ 2 कानून आए थे, छोटनागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, और वह इस काम को मुश्किल बनाता था, लेकिन उसके भी चोर दरवाजे निकाले गए और प्रशासन ने ही उसका रास्ता दिखलाया। जो यहाँ एक बहुत बड़ा नेक्सस रहा है, पुलिस प्रशासन, कॉन्ट्रैक्टर्स, माफिया, इसमें कई तरह के हैं, भू माफिया भी हैं, जंगल माफिया भी हैं, खदान के माफिया भी हैं, बहुत तरह के माफिया हैं। तो इनका और राजनीति का एक राजनीति की एक धारा ही उससे फलती फूलती रही है इस झारखंड में।
तो इनका जो नेक्सस रहा है, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट ने लोगों को इस तरह से उलझाया है, कभी भीतरी बाहरी के सवाल पे, नहीं कभी किसी और सवाल पे, कभी भाषा के सवाल पर, जो आज भी चल रहा है आंदोलन जो है सो, इस तरह किया है कि उनके जो अपने जीवन के मसले थे, समस्याएं थी, उस तरफ वो बैकग्राउंड में चले गए, है नहीं। अब भूख का सवाल है यहाँ का जो है सो, दूसरा सवाल जो है सो उसी से जुड़ा हुआ रोजगार का सवाल है, उसके से जुड़ा हुआ जो है सो घर का सवाल है, उसके अलावा जो है सो आपको स्वच्छ जल की उपलब्धता का सवाल है, वो भी स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, स्वच्छ वायु का जो है वातावरण का सवाल है, इसके अलावा जो है सो आपको शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, स्वास्थ्य का है, और आपको जो है सो उससे और आगे बढ़ करके जो है सो ये सवाल जो है सो विस्थापन और पुनर्वास का है। यहाँ माइग्रेशन जो है सो सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं हो रहा है, यहाँ हमसे माइग्रेशन विस्थापन जो है ना सिर्फ कल कारखानों की वजह से नहीं हो रहा है, यहाँ से विस्थापन लोग काम के लिए भी जा रहे हैं, पढ़ाई के लिए भी रहे हैं। ये है कि एक तरफ बाहर के लोग अंदर आ रहे हैं और जो अंदर के लोगों को काम नहीं मिल रहा है तो बाहर जा रहे हैं, तो डबल लेवल पे उनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसका पुनर्वास भी सही ढंग से नहीं हो रहा है। आप किसी को उजाड़ते हैं तो उसके पहले उसको बसाने का इंतजाम कीजिएगा ना, है नहीं। मुझे देखिए ऐसे में अब लोग कहते हैं कि साहब जो है सो अरे न कोई खेती करना चाहता है न गांव में रहना चाहता है, तो मुझे उस वक्त अपने देश के राष्ट्रपति और जाने माने वैज्ञानिक जो हैं, मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम याद आते हैं, और उन्होंने कंसेप्ट दिया था कि जो है सो पूरा, है नहीं, प्रोवाइड अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज। आप जब तक इसको नहीं करेंगे, आप ये उम्मीद नहीं करते हैं कि जो भी लोग हैं वो सब चाहते हैं कि जो नई रोशनी तालीम की आई है, शिक्षा की आई है, जो नए ज्ञान आ रहे हैं, जो नए अवसर आ रहे हैं, उसका फ़ायदा उनको मिले। तो उसके लिए वो जहाँ सुविधाएं उपलब्ध है वहाँ उनको कष्ट भी है तो जा रहे हैं। तो वो जब तक आप गांव में उस तरह की सुविधाओं का, उस तरह का ढांचागत सुविधाएं नहीं मुहैया कराएंगे, आप इस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। सर, आप ही की बात को मैं कोट कर रहा हूँ। आप कहते हैं कि अगर दमन होता है तो दमन के खिलाफ एक एहतजाज और एक संघर्ष भी होता है। आप लोग जनवादी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों का संघर्ष जो है जंगल जमीन और जो वसाइल है उसके लूट के खिलाफ कितना कारगर है और कितना वो चीज़ों को रोकने में या बदलने में कामयाब हो पा रहा है? देखिए, ये तो जल, जंगल, जमीन, विस्थापन और पुनर्वास, ये 5 मुद्दे हैं, और जो बुनियादी हो मैंने पहले बात की, इस 5 को लेकर करके आपको प्रतिरोध आंदोलन झारखंड में बहुत ज़्यादा है जी, लेकिन वो एकजुट नहीं है, बिखरा हुआ है, अलग अलग कोने में, अलग अलग सवालों पे, कहीं पर्यावरण के सवाल पर, कहीं विस्थापन के सवाल पर, कहीं जंगल के सवाल पे जो है नहीं, वो जो फॉरेस्ट एक्ट आया उसको लेकर करके, टेनेंसी एक्ट को लेकर करके, ये सारे छिटफिट हो रहे हैं। अब इसमें जो जनवादी आंदोलन यहाँ की रही है, और जैसे यहाँ के रोजगार का मसला है, तो आप पाएंगे कि जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स यहाँ हैं, उनसे के रोजगार का बहुत बड़ा मौका जो है लोगों को मिलता है। एक तो डायरेक्ट उनकी जो इकाइयाँ हैं वहाँ मौका मिलता है, फिर उनकी एंसिलरीज हैं वहाँ मौका मिलता है, और फिर उनके इर्द गिर्द जो बसावट हुई है तो उसमें जो फिर रोजगार हो रहे हैं उसमें काम मिलता है। तो इस तरह से फिर निर्माण के दूसरे काम हो रहे हैं। तो ये जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स यहाँ हैं, वो यहाँ के लोगों के लिए जो है सो रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत रहे हैं। उनको जो है सो निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो उसके विरोध में बहुत बड़ा जो आंदोलन है वो जो है सो आपको ये जनवादी आंदोलन का वो हिस्सा है। जनवादी आंदोलन ने एक और काम किया, वो तो काम कर ही रहे। आप कहें कि ये ट्रेड यूनियन के क्षेत्र के काम ज़्यादा है नहीं, लेकिन ये जो है सो गांव में जो है सो जो मामला है कि चेक डैम बनाए जाएं, पानी के रोका जाए और उस पानी का इस्तेमाल खेती में किया जाए। और यहाँ खेती की पैदावार कम है, पैदावार हो सकती है लेकिन पानी के बगैर होती है। तो बड़े बड़े डैम तो बने
लेकिन छोटे छोटे जो चेक डैम बनने थे, जो और दूसरे वाटर बॉडीज होती हैं जो बनने थे वो नहीं बने, तो उसकी वजह से जो है सो वो पानी की समस्या है, तो कृषि की भी समस्या है। तो उसको लेकर के फिर किसान जो यहाँ के संगठन हैं उनके द्वारा वो जन वाली आंदोलन का भी एक हिस्सा रहा है। इसके अलावा जो है सो विस्थापन के सवाल को लेकर करके, यहाँ के बुद्धिजीवियों को लेकर के, यहाँ के लोगों के साथ मिलकर करके उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का भी काम किया गया है। यहाँ जैसे एक है आदिवासी की जन अधिकार मंच है, तो उसके साथ जनवादी आंदोलन जो सो मिलकर काम कर रहा है। और जो विस्थापन के खिलाफ में जो लोग लड़ रहे हैं उनसे मिल करके वो उनको लड़ रहा है। तो स्वतंत्र गतिविधियां भी वो चला रहा है और संयुक्त गतिविधियां भी चला रहा है। और कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जिसको कहते हैं कि संवैधानिक अधिकारों की जो जनवादी लड़ाई है, जो डेमोक्रेटिक फाइट है, उस फाइट को, उस संघर्ष को हम एकजुट करें ताकि वो ज़्यादा कारगर हो सके, प्रभावी हो सके। सर, मैं जब झारखंड में आया और मैं 2-3 ज़िलों से मैं गुजरा, यहाँ तक कि रांची में भी गया, तो मैंने एक चीज़ स्टेशन से उतरने से पहले या जब हमारी गाड़ी रांची में इंटर कर रही थी उस पे पहले मैंने एक नोटिस किया कि यहाँ पे हिंदुत्ववादी संगठनों के जो झंडे हैं वो बड़ी तादाद में दिख रहे थे और सरकार भी अभी हिंदुत्ववादी की यहाँ पे नहीं है। तो आपको क्या ऐसा लग रहा है कि सरकार भले एक सेकुलर पार्टी की हो लेकिन ज़मीन के नीचे जो कम्युनल फोर्सेज हैं वो बहुत एक्टिव हैं? और ये भी मुझे सुनने में आया है कि रामनवमी के मौके पे इन लोगों ने बहुत जगह पे फसादात करने की और माहौल को ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन आदिवासी समाज के लोगों ने उनको पूरी तरह से कहा कि हम आपके इस काम में साथ नहीं देंगे और एक तरह से समाज के अंदर में जो हमआहंगी है वो बनी रही। तो ये भी एक खतरा का एक इशू है जी। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए ऐसा है ना कि झारखंड में लोगों के बीच में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर करके काम की शुरुआत आज़ादी के बहुत पहले क्रिश्चियन मिशनरियों के जरिया की गई। उन्होंने बहुत रिमोट इलाके में अस्पताल खोले, स्कूल खोले, कॉलेज खोले और इस काम को आगे बढ़ाया। तो उनका प्रभाव बढ़ा, चर्च के प्रभाव बढ़े। इस प्रभाव को जो है सो हमारे देश का एक जो सांस्कृतिक संगठन अपने को कहता है, लेकिन है बहुत पॉलिटिकल। नहीं, उसने कहा कि साहब जो है सो ये तो जो आदिवासी हैं ये तो जो है सो वनवासी हैं। वनवासी तो बात की बात आई। ये है कि जो हिंदू जो समाज है उसके दायरे में नहीं आते हैं, तो हिंदू एकता के राह में ये बाधा है। तो इसको दूर करने के लिए हमें जो है सो उनके बीच काम करने की जरूरत है। तो यहाँ बहुत पहले से हिंदू महासभा ने काम करना शुरू किया। वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना हुई, उसने काम करना शुरू किया, है नहीं। वनवासी केंद्र कायम किए गए। यानी उनका जो सोच थी, ये जो आदिवासी हैं ये यहाँ के मूलवासी नहीं हैं, ये जंगलों में रहने वाले हैं। सीधे सीधे जंगली नहीं करके थोड़ा सा अच्छा नाम दे दिया, वनवासी दे दिया, नाम दे दिया। लेकिन सोच वही थी। ये सोच नहीं थी कि इनका जो है सो कि एक संस्कृति रही है जो बहुत उन्नत संस्कृति रही है, बहुत साइंटिफिक भी रही है, पैदावार के क्षेत्र में भी रही है, नई खोजों के संबंध में भी रही है और सामाजिक मूल्यों को लेकर के और खास करके नारियों की स्वतंत्रता और उनकी भागीदारी के संबंध में रही है। तो ये सारी चीजें उनकी जो अपनी फिलॉसफी दर्शन है उसके विरोध में खड़ी थी। तो वहाँ उन्होंने काम किया, लगातार काम किए। शिशु मंदिर स्थापित किए गए, विद्या मंदिर स्थापित किए गए। और जब झारखंड राज्य बना, अलग राज्य बना और आपको जो है सो पहली सरकार जो भाजपा की सरकार बनी, मुख्यमंत्री भी उन्हीं के हुए जो बाद में आज उनके साथ नहीं हैं, बाबूलाल मरांडी जी जो है ने, तो वो भी वहीं से आते थे, है नहीं। वो सिर्फ भाजपा नहीं थे, मतलब जो सांस्कृतिक जो संगठन है वहाँ से भी आते थे। तो इस बात को लेकर करके जो है सो इनकी गतिविधियां और तेज हो गई, इनको संरक्षण मिला, जिसको कहते हैं ना कि सत्ता का संरक्षण। मतलब पॉलिटिकल पावर होने की वजह से इनके काम और मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद फिर जो एक अपॉर्चुनिस्टिक के पॉलिटिकल अलायंस होते हैं वह भी हुए। तो उसका भी एक असर हुआ कि कुछ दूर तक और उनका प्रभाव
बढ़ा, जैसे देश में हुआ है, हम लोगों ने देखा है कि 1967 के बाद जो स्थितियाँ आई उसने 20 वर्षों में क्या कर दिखाया। तो यहाँ भी उसका असर हुआ और बहुत दिनों तक शुरू में उनकी सरकार रही और उसकी वजह से उनके जो भी संगठन थे वो एक तरह से वह सरकारी नीतियों को डिक्टेट करते थे। उसके कार्यावर में भी वो जो है सो बहुत दखलंदाजी करते थे कि मैं तो कई कॉलेज में प्राचार्य रहा, यूथ से ही मेरा सरोकार होता था और कम्युनिटी से भी था कि उनके पेरेंट्स आते थे, गार्जियंस आते थे तो मैंने इसको देखा कि वो चाहते थे कि उनकी सोच ही जाए समाज में, उनके जो कर रहे हैं वही जाए और जो भी काम हो रहा है उनमें एक उनकी हिस्सेदारी हो और बड़ी हिस्सेदारी हो। हिस्सेदारी मतलब कि पार्टिसिपेशन में नहीं, उसके प्रॉफिट में की हिस्सेदारी की बात करते थे। अरे संस्था का की हिस्सेदारी जो हो तो हो, उनकी हिस्सेदारी हो। ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव है नहीं। तो ये सारी चीज़ों ने मिलकर काम किया कि उनका जो है सो प्रभाव क्षेत्र बढ़ा और अभी तो जो हालात हो गए हैं पूरे देश में हो गए हैं। यहाँ रामनवमी, होली, मुहर्रम ये ऐसे त्यौहार थे जो सब लोग मिलकर मिलाते थे। रामनवमी के अखाड़े में या सरना का जो अखाड़ा होता है उसमें सभी कम्युनिटियां मिलके हिस्सा लेती थी। मुहर्रम के अखाड़े में भी कोई भी त्योहार एक कम्युनिटी नहीं मनाता था, इसी तरह से होता था। यहाँ भी वही था। अब इन्होंने पहला टारगेट यहाँ किया क्रिश्चियन मिशनरी और चर्चेस को, मुसलमान लोगों से भी पहले, उनसे भी पहले, क्योंकि उनको लगता था कि उनका ज्यादा असर यहाँ है भी, तो है भी मुसलमान लोगों के मुकाबले में उनके इदारे ज्यादा हैं। हाँ, संस्था का तो उनका प्रभाव ज्यादा है, तो पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं। तो पहले टारगेट उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने, चूंकि मुसलमानों की आबादी बहुत यहाँ है, आदिवासी और जो पिछड़े महत्व हैं उनके बाद आबादी के लगभग मुसलमानों की आबादी है और वो भी जो है सो जिसको हमारी भारत सरकार और झारखंड सरकार को ये जो किया है कि वो BC1 के दायरे में आते हैं, BC2 के दायरे में आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं। तो ये है। तो इसके लिए तो उनको जो है सो उनको अपना जो बनाना था तो एक तो वो विरोध में किया, उनके विरोध में उनको खड़ा किया जो अपने हिंदू पहचान के लिए आग्रही नहीं थे या उस पर जोर नहीं देते थे और फिर मुसलमानों को सामने लाया गया और इस तरह से पोलराइजेशन करने की कोशिश की गई और आदिवासी के भी एक हिस्से को और जो महतो को जो है उनके एक हिस्सों को जो है सो अपने प्रभाव क्षेत्र में लाया। उसमें और भी है जिसको वो सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि हमने उनको प्रतिनिधित्व दिया, ये सारी बात भी है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो प्रतिनिधित्व पहले भी रहा है, वह नहीं। तो ये हुआ तो उनके प्रभाव बढ़े हैं, उनके संसाधन बढ़े हैं, है नहीं। तो प्रभाव है, संसाधन है और आज जो एक देश में उपभोक्ता जो है सो संस्कृति आई है उसका एक फूहड़ नमूना आया है। जो हम यहाँ के जो भाषाएं हैं, संथाली हो या खोटा हो या नगपुरिया हो, ये जो भी भाषाएं हैं उनकी भाषाओं में जो अब गीत आ रहे हैं, जब आप उनको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि उस जो उपभोक्ता संस्कृति का बिल्कुल फूहड़ स्वरूप जो है सो जो यहाँ की सांस्कृतिक विविधता के बिल्कुल विरोध में खड़ा है, वो चीज़ आई है। और उसमें जो है सो एक बात हुई है कि किसी भी कीमत पर हमें कामयाब होना है नहीं। हम किस तरह से काम हो रहे हैं कोई महत्व नहीं है और कामयाबी का भी एक ही मापदंड है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। अली इमाम साहब, आखिरी सवाल मैं ये कह रहा हूँ कि आपने बहुत सारे मसाइल की निशानदेही की और कहा भी कि किस तरह से पैसे की जोर पे, ताकत की जोर पे जो नफरत फैलाने वाले जो लोग हैं, जो एक तरह से पूंजीवाद को बढ़ाने वाले जो लोग हैं, जो ज़मीन लूटने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों का प्रभाव बढ़ रहा है। तो जो लोग आपको डाइवर्सिटी में यकीन रखते हैं, जो मल्टीकल्चरिज्म में यकीन रखते हैं, जो जियो और जीने दो में यकीन रखते हैं, जो न्याय में यकीन रखते हैं, ऐसे लोगों का आगे के दिनों में क्या स्ट्रेटजी, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए और कैसे हम मिल के काम करें ताकि हमारी जो लड़ाई है वो तेज़ हो और हमारे ऊपर जो एक एक्सप्लॉइटेशन का जो चक्र है वो रुक जाए। ये कुछ आप अपने पढ़ाई से, अपने तजर्बे से, अपने अनुभव से कुछ बातों को शेयर कर दीजिए। देखिए, आज जो वैश्वीकरण की नीतियों के तहत जो
खिमियाजे हम भुगत रहे हैं, जो नतीजे हम सामने देख रहे हैं, हम उसको शायद पूरा या जनता जो है नहीं समझ पा रही है। उसका सीधा जो रिश्ता है वह जो वर्ल्ड इम्पेरियलिज्म है उससे है, जो विश्व साम्राज्यवाद है उससे है, और उसके तहत जो पॉलिसियाँ उसके दबाव में बनाई जा रही हैं, है नहीं, उसके निर्देश में भी बनाई जा रही है जहाँ जैसी ज़रूरत महसूस करते हैं। और बहुत सारे उन्होंने थिंक टैंक के नाम पर बुद्धिजीवियों को भी अपनी सेवा में लगा रखा है। तो उसको समझना होगा कि यह जो खतरा है वो एक विश्व का जो साम्राज्यवादी खतरा है, जो सारे संसाधनों पर अपना वर्चस्व चाहता है और उसके ढंग से उसका इस्तेमाल चाहता है, तो उस खतरे से हमें जोड़ के देखना होगा। और इसलिए हमें जो आर्थिक सवाल हैं, सामाजिक सवाल हैं और जो सांस्कृतिक सवाल हैं, इन तीनों सवालों के, ये तीनों फ्रंट पर एक साथ एकजुट जो है सो संघर्ष करना होगा। और जो छिटफुट आंदोलन चल रहे हैं, कहीं पर्यावरण बचाने के लिए चल रहा है, कहीं जंगल बचाने के चल रहा है, कहीं आजीविका के चल रहा है, कहीं खाद्यान्न सुरक्षा के लिए चल रहा है, कई तरह चल रहे हैं, बहुत सारे आंदोलन हैं, बहुत सारे NGO उसमें इन्वॉल्व हैं। तो उनकी भी अपनी एक राजनीति है। वो मुक्ति बोध के शब्दों में कहे कि तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, तो वहाँ भी मामला है। वो ऐसा अपने को जितना राजनीतिक कहे, लेकिन वो भी एक खास तरह की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। तो लेकिन यह है कि जो भी लोग लगे हुए हैं, जेन्युइन जो जनवादी आंदोलन और संघर्ष से जुड़े हुए हैं, उन बिखरे हुए छिटफुट जो संघर्ष और आंदोलन हैं, उनको एकजुट किया जाए और एकजुट लड़ाई के साथ इसका मुकाबला किया जाए। और एक बिल्कुल जो है सो दो चीज़ें और करना होगा। उनके जो नैरेटिव्स हैं उसके बिल्कुल जो है सो, मैं पैरेलल नैरेटिव की बात नहीं करूंगा, उसके विरोध में जो साइंटिफिक नैरेटिव है वो लोगों के बीच में ले जाना है। और एक नैरेटिव जो उनका है वो आर्थिक पॉलिसियों के संबंध में वैकल्पिक जो है सो आर्थिक नीति के साथ वो क्या होगी और कैसे होगी, लोगों के सहयोग से होगी, लोगों की भागीदारी से होगी, है नहीं। जिसमें हम लोगों ने बात भी किया था और झारखंड की सरकार ने किया था, उसमें हमारे कॉलेज को भी इन्वॉल्व किया था। हम लोगों ने पीपुल्स प्लानिंग की बात की थी, तो प्रोग्राम किया था, मुझे भी बुलाया था, फिर कहा कि आप अपने शिक्षक और टीचर को इस काम में लगाइए। मैंने लगाया भी, मैंने गिरिडीह में मैं उसमें था, तो गिरिडीह जिले के जितने भी ब्लॉक थे सब में हमारे एक टीचर जाते थे और 10 स्टूडेंट्स की टीम बना करके, जबकि सरकार ने उसमें कोई हमको आर्थिक सहयोग नहीं, तो मैंने कॉलेज की तरफ से उनके आने जाने का खर्चा जब कहा था कि मिलेगा, नहीं मिला, वो अलग बात है। मुझे कहा कि नहीं, ये संस्था का काम है और ये हमें करना चाहिए, उस पर हम लोगों ने किया। तो लेकिन वो 1 साल होने के बाद बंद हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो संवैधानिक अधिकारों की जो लड़ाई है उसमें एक कंटिन्यूटी चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए। छीट-फूट होने से और कभी कभार उभार होने से बात बहुत आगे नहीं जाती है। नहीं तो हमारे साथ अभी अली इमाम खान साहब, जो कि झारखंड में इन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजारी, यहाँ पे ये टीचर थे, मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल भी थे और जो लेफ्ट के जो आंदोलन हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। और इन्होंने जो 3 बातें जो सबसे अहम कही है कि हमें एक वाइडर फ्रंट बनाने की ज़रूरत है और कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी करने की ज़रूरत है, तभी जाके हम जो एक जल जंगल ज़मीन पे जो एक हमला है, एक संसाधन लूटने का हमला है, उनको हम रोक पाएंगे। और हमारा जो कल्चर है, हमारी जो खुद की आइडेंटिटी है, उसको ख़त्म करके एक ही रंग में डुबोने की जो एक साजिश चल रही है, जो कहीं से भी समता और कहीं से भी इक्वालिटी को प्रमोट नहीं करता, वो वर्ण व्यवस्था पे लागू है, वो छुआछूत ऊंच नीच पे लागू है। उस गैर क्या कहेंगे साइंटिफिक जो सोसाइटीज़ है, जो असमानता पे जो डिपेंडेंट जो सोसाइटीज़ है, उसको हमारे सामने एक अल्टरनेटिव बना के पेश करने की कोशिश जो हिंदुत्व के लोग कर रहे हैं, इन सब से अगर मुकाबला करना है तो हम लोग को मिल के अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। सर, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया।